हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशुतोष मिश्रा जीएस क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले हमने कई टॉपिक पर चर्चा किया और आज का विषय हमारा है प्रस्तावना। तो आज हम प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या है। तो अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रस्तावना अगर कोई देश अपनाया या अपने संविधान में सम्मिलित किया तो वह अमेरिका है। तो कहीं भी हम पढ़ेंगे तो अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है और अमेरिका ने ही सबसे पहले प्रस्तावना को अपनाया और इसके बाद कई देश अपने प्रस्तावना को यानी अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया। तो अमेरिका पहला देश था, इसके बाद कई देश आए जिसमें एक भारत भी शामिल था। तो आज हम लोग भारत के प्रस्तावना के विषय में चर्चा करेंगे, भारत के प्रस्तावना के विषय में जानेंगे कि आखिर यह कब आया, कौन लाया और इसमें क्या है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो प्रस्तावना किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र या संविधान की भूमिका को हम लोग प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग उद्देशिका के रूप में भी जानते हैं, चूँकि आगे हम देखते हैं क्या हुआ कि इसे उद्देशिका के रूप में क्यों जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया। 13 दिसंबर 1946 के एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर प्रस्तावना हमारे संविधान की बनी। तो इसका जिक्र सबसे पहले कब आया है? तो 13 दिसंबर 1946 को आया था। इसके बाद यही हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। इसके आगे देखते हैं क्या हुआ। तो प्रस्तावना को हम लोग प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। तो कहाँ से लाया गया है? तो जैसा मैंने बताया आपको कि सबसे पहले प्रस्तावना किस देश ने अपने संविधान में शामिल किया? तो अमेरिका। तो यहाँ आंख बंद करके आपको अमेरिका मारना है। प्रस्तावना कहाँ से लिया भारत ने? तो अमेरिका से लिया। हमने पिछले टॉपिक में भी संविधान का स्रोत के बारे में बताया आपको कि प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब इसके उल्टा आप देखिए, कंफ्यूज यहाँ नहीं होइएगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई। तो प्रस्तावना भले अमेरिका से ली गई है लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। याद रखने की चीज़ है आपको, क्योंकि लोग अक्सर यही कंफ्यूज होते हैं। तो प्रस्तावना अमेरिका का है लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, आगे देखिए प्रस्तावना कब अंगीकृत यानी लागू हुआ। ठीक है, तो प्रस्तावना का बोल है हम भारत के लोग। यहाँ पे मैं छोटा सा लिखा, चूँकि उतना बड़ा लिखने का जगह नहीं था और कम समय में ज़्यादा जानकारी देनी थी तो मैंने छोटा करके समझाने का प्रयास किया। तो इसका पहला बोल है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद देखिए 26 नवंबर 1949 को यह लागू किया गया। ठीक है, संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। वही तिथि प्रस्तावना में भी आपको मिलेगा। ठीक है, और 26 नवंबर को ऐसा नहीं है कि पूरा संविधान लागू कर दिया गया, तो कुछ अनुच्छेद उसके थे। जैसे आप पढ़े होंगे कि 22 भाग है, 8 अनुसूची शुरू में थी मूल संविधान में, 395 अनुच्छेद थे। तो कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया और बाकी 26 नवंबर को लागू किया गया और कुछ बाकी जो बचे हुए थे उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो आपके याद करने के लिए बता दें कि शुरू में संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद को लागू किए गए, बाद में 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या। अब प्रस्तावना को हम लोग जानेंगे कि आखिर इसमें क्या है और इसका स्वरूप क्या है, इसका स्रोत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। हर किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो आज हम उसके उद्देश्य को, स्वरूप को और स्रोत के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान के स्रोत। तो हम लोग संविधान का स्रोत जनता है और जनता में ही निहित है। ठीक है, तो हम भारत के लोग ही संविधान का स्रोत है और यही जनता में निहित है। सबसे ऊपर जनता रहेगी, जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो संविधान का स्रोत जनता को लेके माना गया है या लेके चलते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि संविधान का क्या प्रस्तावना का क्या स्वरूप है। तो स्वरूप के विषय में जानेंगे। तो स्वरूप के विषय में जानने से पहले यह जानते हैं कि पहला क्या इसमें आता है स्वरूप में, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि भारत स्वतंत्र है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामले को
खुद निपटा सकता है या सॉल्व कर सकता है, इसमें बाहरी कोई शक्ति का हस्तक्षेप नहीं करना है। तो संपूर्ण संप्रभु का मतलब यही है कि भारत अपने बाहरी किसी भी कोई भी मतभेद या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बाहरी को भी और आंतरिक को भी। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर की कोई हमारे दो राज्य के बीच कोई विवाद चल रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए ब्रिटेन आएगा, अमेरिका आएगा, तो ऐसा नहीं है, वो खुद भारत करेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया। तो संपूर्ण प्रभु संपन्न आप समझे होंगे, ठीक है। आगे आता है समाजवादी। समाजवादी शब्द ऐसा नहीं है कि इसे ऐसे आप आगे हम बताएंगे आपको कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो ऐसा नहीं है कि यह पहले संविधान में नहीं था, पहले भी था, लेकिन यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर था। तो इस पे बहुत ज़्यादा उस समय हाईलाइट नहीं था। बाद में इसको हाईलाइट करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो समाजवादी शब्द को और पंथ निरपेक्ष शब्द को और अखंडता शब्द, 3 चीज जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आगे हम आपको बताएंगे कि कब जोड़ा गया, ठीक है। तो आपको मोटे तौर पर अभी बता देता हूं मैं कि समाजवादी क्या है। तो हमारे यहाँ समाजवाद की कल्पना की गई है, और यह कोई साम्यवादी समाजवाद नहीं है, यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। और लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वह कोई एक अर्थव्यवस्था पर नहीं टिकी हुई है, यह सरकारी और निजी दोनों अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है। यह कुछ क्षेत्र यहाँ पे सरकार का काम करती है कुछ क्षेत्र पे, और कुछ क्षेत्र पे निजी कंपनी काम करती है। जैसे हम लोग देखते होंगे कि कहीं सरकारी स्कूल है तो कहीं प्राइवेट स्कूल है, लेकिन कुछ क्षेत्र में सिर्फ सरकार ही काम करती है। जैसे डिफेंस के क्षेत्र में सरकार काम करती है, वहाँ पे तो प्राइवेट कंपनी जाएगा नहीं। तो मिली जुली यहाँ पे आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। तो यह कहीं ना कहीं समाजवाद का प्रतीक है। और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। आप जान गए समाजवाद क्या है, तो समाजवाद हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या इसको धर्म निरपेक्ष करेंगे। याद रखेंगे कि धर्म निरपेक्ष शब्द का कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं है, पंथ निरपेक्ष का है। और इसका मतलब यही होता है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, सरकार सभी धर्म को सामान्य एक जैसा मानती है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है और किसी को बहुत कम महत्व दे रही है, तो सबको बराबर लेके चल रही है। तो हम लोग यहाँ समझ पा रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा कि सरकार कोई भी धर्म को विशेष नहीं मानती है, सब धर्म उसके नज़र में समान है। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, सरकार के नज़र में सब सामान्य है, ठीक है। तो हम लोग सेकुलरिज्म है, और यहाँ पर इसका सबसे बड़ा सबूत देखने को मिलता है कि हम लोग पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म है। आगे देखिए लोकतंत्र, ठीक है। आज लोकतंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। और लोकतांत्रिक भी 2 प्रकार के होता है, ठीक है। लोकतांत्रिक भी 2 प्रकार के होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्विट्जरलैंड जैसे देश आते हैं और भी बहुत सारे देश हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भारत जैसा देश आता है। उसमें क्या है कि हमारे निजी प्रतिनिधि द्वारा सरकार बनाई जाती है। हम लोग जैसे विधायक का चुनाव होता है, संसद का चुनाव होता है, तो हम लोग उनको यहाँ से चुन के संसद में भेजते हैं। इसके बाद उन लोग द्वारा मैंने सरकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, और बाद में वह सरकार बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र का मतलब जनता में निहित है कि जो भी शक्ति है जनता में है, जनता से ऊपर कुछ नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ऊपर संविधान में जनता को रखा गया है। तो यहाँ आप लोकतंत्र का मतलब समझ रहे होंगे कि लोकतंत्र का मतलब साफ है कि जनता है, ठीक है। जनता को MP या MLA को चुनकर भेजती है, तो इसके बाद वहाँ पे सरकार बनती है। उनके द्वारा सरकार एक मतलब उन्हीं लोग में से एक को चुन के सरकार, यानी कि किसी को अगर स्टेट लेवल पर MP का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री बनेंगे, और राज्य स्तर पर चुनाव हुआ तो वह मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे हो। और दूसरा नंबर यहाँ पे क्या है कि भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति पे आधारित है। यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं, हम लोग MP को चुनते हैं। MP इसके बाद अपने में से ही किसी एक सदस्य को PM बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद किसी को मंत्री, राज्य मंत्री, सेंट्रल कैबिनेट मंत्री अपने हिसाब से हम लोग बनाते हैं, जो भी होगा। इसके बाद लोकतंत्र अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इसके अंदर भी 2 तरह का होता है। अप्रत्यक्ष में भी एक राष्ट्रपति शासन चलाता है, राष्ट्रपति शासन चलता है, और दूसरा संसदीय शासन चलता है। तो इसमें भी आपको भारत जो है संसदीय शासन चलाता है,
ठीक है। यहाँ राष्ट्रपति का नहीं चलता, अमेरिका जैसे देश में चलता है, भारत में वो नहीं चलता। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि संसदीय शासन यहाँ पे चलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे हम लोग गणराज्य देखेंगे। भारत गणराज्य और गणतंत्र की व्यवस्था करता है। आप उम्मीद करते हैं इसके स्वरूप को समझ पाए होंगे। इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं उद्देश्य पे, आखिर इसका उद्देश्य क्या रहा। तो पहला उद्देश्य हम लोग देखेंगे कि न्याय है। पहला उद्देश्य न्याय है। और किन क्षेत्र में न्याय है? तो हमारा संविधान 3 तरह के न्याय का बात करता है। 3 तरह की न्याय का बात करता है, जिसमें सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक। हम जब भी कोई परीक्षा देते हैं या आप देते होंगे तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का या 2 नंबर का कि हमारे संविधान में कितने तरह की न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो आंख बंद करके आपको 3 मारना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 तरह की न्याय की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आ गई स्वतंत्रता। तो हमारे संविधान में हम लोगों को कुछ स्वतंत्रता दी गई है। इसमें अनुच्छेद 19 में हम लोग पढ़ेंगे कि 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की, रहने की, कहीं पे जाके बसने की, कहीं पे जाके काम करने की। तो अनुच्छेद 19 में हम लोग को मौलिक अधिकार के तहत स्वतंत्रता दी हुई है। 6 स्वतंत्रता है, 7 थी, 1 को हटा दिया गया है, 6 स्वतंत्रता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता जरूरी है और इसका कितना बड़ा महत्व है आप देख सकते हैं। चीन जैसे देश की बात करें तो वहाँ पर तो स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ है नहीं। सरकार के विपक्ष में अगर आप कुछ बोले, सरकार के बारे में कुछ बोले तो कल आपको गायब कर देगा। ठीक है, लेकिन भारत में वैसा नहीं है। यहाँ पे इसका बहुत लोग स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाते हैं कि जो मन में आता है भड़ास निकाल दिए। तो वैसा नहीं है, सबको अपने हिसाब से स्वतंत्रता दी गई है। अगर आप किसी को मारिएगा स्वतंत्रता जान के कि स्वतंत्रता हम कि उसको मारते हैं, उसको गाली देते हैं, तो अगला आदमी आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो कहे कि अगला के पास भी तो स्वतंत्रता है, वो कैसे छोड़ देगा आपको। तो उम्मीद करते हैं स्वतंत्रता आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं समता की बात करते हैं। समता कहता है कि भारत के हर एक नागरिक को समान अधिकार दिया जाएगा, उसे समान स्वतंत्रता दी जाएगी। ऐसा नहीं है किसी को बहुत ज़्यादा छूट दिया गया और किसी को बंधक बना के रखा गया है। फिर सरकारी नौकरी में भी हो गया, हर चीज़ में मतलब समानता चाहिए सबको। किसी एक आदमी को विशेष या कम नहीं दिया जाएगा। तो समानता की बात करिए, सभी को समानता यहाँ पे है, जिसे समता हम लोग कहते हैं। समता का जिक्र किया गया, सभी को समान लेके चलेगी सरकार, किसी व्यक्ति विशेष को विशेष नहीं समझेगी। तो समानता की बात हो गई। अब आ गया व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा हो गई। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, आप याद रखेंगे कि अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अखंडता शब्द को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का मतलब हो गया कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। तो यह एक एकता और अखंडता की बात करता है कि भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। भारत एक है, एक मजबूत राष्ट्र है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो अखंडता या एकता का मतलब आप समझ गए होंगे। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। चूंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि यहाँ भी बताएं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है। यह 3 जो है, पहला, दूसरा और यह तीसरा, ये 3 चीज को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब समझ पा रहे होंगे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं बंधुत्व का। ठीक है, बंधुत्व कहता है कि भाईचारे की भावना रखना है। ठीक है, सब में एकता रखना है। ठीक है, भाईचारे और एकता की बात करता है बंधुत्व। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा। ठीक है, तो इसी में पहले क्रम में हमारे आते हैं एन पालकी वाला। एन पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि इसे संविधान का परिचय पत्र या भूमिका कहते हैं। तो यह किसने कहा था सबसे पहले? एन पालकी वाला। एन पालकी वाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है कि संविधान का परिचय पत्र है। चूंकि इसमें बहुत सारी बात कही है कि शक्ति जनता में निहित है, संपूर्ण प्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है। तो ये सब बात इसमें कही गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह एक परिचय पत्र के रूप में काम करती है, हमारे संविधान की परिचय पत्र के रूप में काम करती है। आगे देखिए कि इसी क्रम में आते हैं अलादी कृष्ण स्वामी
अयंगर, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। इन्होंने क्या कहा कि दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इसमें बहुत तरह की बातें कही गई थी। इसको देखकर इनका विचार आया कि यह दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किसका था? अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर का विचार था कि यह दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और यही प्रस्तावना को ही हम लोग संविधान की आत्मा या कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा या कुंजी कहते हैं, ठीक है। तो अक्सर 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं। तो बहुत कोई को नहीं पता है, बोल देता है कि मौलिक अधिकार होगा, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि संविधान की आत्मा या कुंजी किसको कहा गया। चूंकि मौलिक अधिकार का भी बात इसमें किया गया, स्वतंत्रता दी गई, समानता दी गई, बहुत तरह का छूट दी गई है, ठीक है। और यही आपका हो गया संविधान का आत्मा या कुंजी कहा गया है। और यह भी पूछा जाता है कि किसने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। तो आंख बंद करके 1 नंबर का क्वेश्चन है, जाने नहीं दीजिएगा, गलत नहीं मार के आइएगा। तो एकदम आंख बंद करके आपको एन पालकी वाला मारना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप देखें 42वां संविधान संशोधन के बारे में अक्सर पूछा जाता है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान कहते हैं, ठीक है। चूंकि उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं जो बाद में संशोधित किए गए, तो उसे एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान कहते हैं। या दो तीन चीज यहाँ देख लिए, 1 नंबर एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब प्रस्तावना के बारे में लोगों का क्या विचार है और अलग अलग संघवाद या बेरूवाड़ी संघवाद में क्या क्या कहा गया, तो हम लोग देखिए। बेरूवाड़ी संघवाद 1960 में क्या कहा गया, ठीक है। बेरूवाड़ी संघवाद 1960 में हुआ था। उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। बेरूवाड़ी संघवाद में बात रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। उसने नकार दिया कि संविधान का अंग नहीं है, तो अंग नहीं है तो उसमें संशोधन कहाँ से होगा, ठीक है। तो 1960 में ये चीज हो गया। तो इसके बाद 76 वाला संशोधन हुआ था, याद रखिएगा। तो 1960 में कहा गया कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है, ठीक है। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाद में हम देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद हुआ आपका केशवानंद भारतीय केरलवाद। केशवानंद जो थे केरल के थे और यह एक केरल में मठ चलाते थे। तो इन्हीं के जमीन को अनुसूची 9 के तहत सरकार ले ली थी। तो उसमें था कि अनुसूची 9 में आपका जमीन अगर ले लिया जाता है, सरकार ले लेती है, पूरा इनका मठ ही ले लिया था, तो आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकते हैं। क्योंकि उसमें उस समय था कि आप उस माने भूमि सुधार में आप देखे होंगे कि 9वीं अनुसूची की किसी चीज़ को आप न्यायालय लेके नहीं जा सकते थे। कोई भी विवाद को न्यायालय में निपटारा नहीं हो सकता था। बाद में उसमें संशोधन किया गया, न्यायालय में भी इसको सुलझाया या सॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी को लेते हुए उन्होंने क्या किया, केशवानंद भारतीय केरलवाद 1973 में हुआ था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए कि पूछे कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। चूंकि पहले कह दिया गया कि संविधान का अंग नहीं है, तो जब संविधान का अंग नहीं है तो इतनी सारी बातें इसमें क्यों कही गई, है ना। ऐसे परिचय पत्र काहे कहेंगे हम लोग, जब है ये अंगे नहीं है तो काहे के लिए कहेंगे। तो आगे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। देखिए ये बात तो यहाँ लिखे हैं हम कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 1973 में पहली बार कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जाता है। इसके 3 साल के बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, प्रस्तावना में हुआ, ठीक है। 42वां संविधान प्रस्तावना से संबंधित है। 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया, ठीक है। 3 चीज को जोड़ा गया, अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न में। तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, लेकिन संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज और कहा गया कि संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। संशोधन आप कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचा को आप बिना कुछ छुए छाए कर सकते हैं। आप इसमें कुछ जोड़िए लेकिन मूल ढांचा को इससे हानि नहीं पहुंचना चाहिए, तभी आप संशोधन करिएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रस्तावना को अपने हिसाब से कर दिए, वैसा कुछ नहीं है। तो संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचा को बिना छेड़छाड़ किए, मूल ढांचा का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आगे देखिए, हम 3-4 बार आपको बोले 42वां संविधान संशोधन हो सकता है समझ नहीं आया हो, आगे बताते हैं। इसको हम अलग से भी लिख दिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। जस्ट 1973 के 3 साल के बाद 1976 में हुआ 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और
इसी में 3 चीज को संविधान में जोड़ा गया। आपको बताया समाजवादी शब्द पहले भी डीपीएसपी के तहत आता था, लेकिन इसको हाईलाइट करने के लिए प्रस्तावना में भी डाल दिया गया। तो यहाँ समाजवादी जोड़ दिया गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया गया, अखंडता जोड़ दिया गया। समाजवादी का अर्थ है कि भारत एक समाजवादी राष्ट्र है और यह मिश्रित अर्थव्यवस्था इत्यादि को अपनाती है। दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष, पीछे मैंने आपको बताया है, एक बार देख लीजिएगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारा देश सब धर्म को लेकर चलता है, कोई विशेष एक धर्म को हम लोग महत्व नहीं देते, सब धर्म को मान के चलते हैं। आगे अखंडता, भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है, भारत अखंड है और इसी अखंड भारत की कल्पना हम लोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टेड होगा। तो जैसा भी होगा और आप अपना सुझाव प्रतिक्रिया दीजिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। अगले टॉपिक में कुछ और विषय के साथ हम आएंगे।